सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। महाराज ने ये घोषणा करवाई है, उनका सारा खजाना रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। जो कोई भी अपनी बुद्धि के बल पर वो खजाना ढूंढ कर लाएगा, महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। क्या सच में महाराज इतना बड़ा इनाम देने वाले हैं? अरे ये तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। अरे वो खजाना रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ है, और तू तो जानता है हमारे गांव में एक रहस्यमयी जादूगर का खौफ चल रहा है। क्या पता ये उसी का किया धरा हो। वहीं दूर पेड़ के पास से गुजर रही चारों बहनें ये बात सुन लेती है। अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना मैं महाराज के पास जाऊं। अगर मैं ये खजाना ढूंढूं तो मैं पिताजी का इलाज कराने के लिए कुछ धन मांग लूंगी और हम चारों बहनों के लिए काम। क्यों ना उस खजाने को मैं ढूंढूं। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ और सुंदर भी। अगर ये खजाना ढूंढ लूं तो मैं राजकुमार से विवाह करने का प्रस्ताव रखूंगी। अरे ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर मैं अपनी बुद्धि के बल पर ये सुलझा लूंगी तो मैं महाराज से ढेर सारा धन मांग लूंगी, जिससे कि मैं इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगी। अगर मैं महाराज का खजाना ढूंढूं अपनी बुद्धि के बल पर, तो शायद महाराज ही मुझे इस राज्य की महारानी घोषित कर दें। चारों बहनें अपने मन में ये बातें सोचकर मुस्कुराने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ चरवाहा अशोक हारा थका अपनी बकरियों को चराकर जंगल से लेकर आता है और उन्हें घर के बाहर बांधकर खुद घर के अंदर चला जाता है, जबकि उसका एक पड़ोसी विमलेश इसी मौके की तलाश में था। ये अशोक इन बकरियों की मदद से कितना सारा धन कमा रहा है। आज मैं इसकी सारी बकरी चुराकर बेच दूंगा और इसका घमंड भी टूट जाएगा। बहुत घमंड है ना इसे अपनी बकरी पर। अब देखो। विमलेश सारी बकरियों को लेकर चला जाता है और थोड़ी देर में अशोक जैसे ही घर से बाहर आता है, अपनी सारी बकरियां वहां नहीं देखकर जोर जोर से चीखने लगता है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? सारी बकरियां कहाँ चली गईं? मैंने अपनी सारी बकरियां यहीं बांधी थी। अशोक सब जगह अपनी बकरियां ढूंढता है, लेकिन उसकी बकरियां कहीं नहीं मिलती। अशोक परेशान होकर बैठ जाता है। तभी वहां विमलेश आता है। मेरी बकरियां नहीं मिल रही विमलेश, पता नहीं कहाँ चली गईं। मैंने तो घर के बाहर ही बांधी थी। अरे मैंने तुम्हारी सारी बकरियां बेच दी हैं। मैंने तुमसे पिछली बार कहा था ना कि अपनी बकरियां यहाँ से हटा लो, लेकिन तुम नहीं माने, इसीलिए मैंने तुम्हारी सारी बकरियों को बेच दिया है। तुमने ये क्या किया विमलेश? मेरी बकरियां मुझे वापस कर दो। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मेरी 4 बेटियां हैं। अगर सारी बकरियां चली गईं, तो मैं चारों बेटियों को क्या खिलाऊंगा? उन्हीं बकरियों के सहारे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो वो बकरियां तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली हैं। विमलेश हंसते हुए चला जाता है और अशोक चरवाहा वहीं परेशान होकर बैठ जाता है। तभी उसकी चारों बेटियां वहां आ जाती है। क्या हो गया पिताजी, आप इस तरह परेशान क्यों हैं? विमलेश ने हमारी सारी बकरियां बेच दी हैं। अब हम क्या करेंगे? अरे पिताजी रहने दीजिए ना, वो बकरियां ही ले गया है ना। आप चिंता मत कीजिए। हम लोग महाराज के खजाने का रहस्य सुलझाने जा रहे हैं। अगर खजाने का रहस्य सुलझ गया तो कुछ बकरियों के बदले 1000 बकरियां हम हासिल कर लेंगे। हाँ पिताजी, मैं भी जाऊंगी और हम बुद्धि के बल पर महाराज को खजाना ढूंढ कर देंगे। नहीं, तुम चारों राजमहल नहीं जाओगी। वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक है, और उससे भी ज्यादा वो व्यक्ति जिसने खजाना गायब किया है, वहाँ तुम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए तुम चारों कहीं नहीं जाओगी।
पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम चारों बहनें वहाँ किसी लालच में नहीं जा रही हैं। हम सिर्फ महाराज का खजाना तलाश करेंगे। यदि वो हमें खजाना मिल गया तो हम महाराज से कुछ भी मांग सकते हैं, जिससे हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मेरी बात पर यकीन कीजिए पिताजी। ठीक है, अगर तुम कह रही हो सिया तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि तुम दिल की अच्छी हो। मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर तुम चारों को जाने के लिए एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे लालच मत करना। जी पिताजी, हम बिल्कुल लालच नहीं करेंगे। मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, लेकिन फिर भी पिताजी मेरी बात नहीं मानते। और ये छोटी, जो कि बिल्कुल बेवकूफ की तरह है, पिताजी इसकी हर बात मानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द पिताजी को मेरी ही बात माननी पड़ेगी। फिर चारों बहनें वहाँ से निकल पड़ती हैं और कुछ ही देर में राजमहल पहुँच जाती हैं। आओ आओ तुम चारों, आखिर तुम चारों ही हो जो मेरे खजाने का रहस्य पता करोगी। हाँ महाराज, मैं आपके खजाने का पता लगा लूंगी अपनी बुद्धि के बल पर। इसके लिए क्या हमें मुंह मांगा इनाम मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, अरे जो भी मेरा वो खजाना ढूंढ कर ला देगा उसे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, और जो कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरा खजाना किसी भी कीमत पर आ जाना चाहिए। महाराज, पर मुझे खजाना नहीं, मुझे इनाम चाहिए। हाँ क्यों नहीं, तुम सबको जो चाहिए वो मिलेगा, पर इसके उत्तर को हल करने के लिए तुम्हें पूर्व दिशा की ओर जाना होगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति रहस्यमयी था उसका संकेत हमें पूर्व दिशा में मिला है। ठीक है महाराज, तो हम निकल पड़ते हैं और बहुत ही जल्द हम आपके सारे खजाने का पता करके लौटेंगे। फिर चारों बहनें वहाँ से निकल पड़ती हैं और रास्ते में जाने लगती हैं। हमें वहाँ पहुँचने के लिए 2-3 दिन का सफर लग जाएगा। एक बार चलो हम पिताजी से बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उस तरफ निकलेंगे। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। फिर चारों बहनें घर आती हैं। तभी रात गहराते ही शोभा घर के बाहर आकर बैठ जाती है और गुस्से में कहने लगती है, अगर ये सिया रहस्य का पता करके आ गई तो मुझे तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। मुझे किसी भी तरह इसे रास्ते से हटाना होगा और बाकी बहनों को भी, तभी मैं इस राज्य की रानी बन सकती हूँ, राजकुमार से विवाह करके। वो इतना कहकर गुस्सा कर ही रही होती है कि तभी दोनों बहनें पीछे से आकर ये बात सुन लेती है। दीदी, ये क्या, तुम क्या चाहती हो कि तुम इस राज्य की महारानी बनो और हम लोगों को कुछ न मिले? मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था दीदी कि आप ऐसा करेंगे हम लोगों के साथ। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें भी उतना ही हक चाहिए जितना कि आपको, क्योंकि हम भी धनी बनना चाहते हैं, ना कि ये गरीबी वाला जीवन जीना चाहते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, हम तीनों के बीच जो भी धन और जो भी पद हमें राजमहल से मिलेगा वो हम सब तीनों आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, क्योंकि हम तीनों के पास बुद्धि भी है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, बस सिया को रास्ते से हटा देंगे और फिर ये सब हमारा हो जाएगा, क्योंकि उस बेवकूफ को हम अपने साथ नहीं मिला सकते। वहीं दरवाजे के पीछे खड़ा अशोक ये सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में बाहर आता है। अच्छा, तो तुम तीनों मिलकर सिया के साथ ऐसा करने की सोच रही हो? मैं अभी सिया को जाकर सारा सच बता देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे जल्दी से बात को संभालना होगा। पिताजी, आपको सुनने में गलतफहमी हो गई। हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे वो हमारी बहन है। तुम मुझे मीठी चुपड़ी बातों में फंसा रही हो। मैंने खुद अपने कानों से सुना था जो तुम बातें कर रही थी। इतने में शोभा श्रेया को चुपके से इशारा करती है और श्रेया अंदर से गिलास में शरबत लेकर आती है। पिताजी, आप पहले ये शरबत पीजिए, उसके बाद मैं आपको सब समझाती हूँ कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। नहीं, मुझे ये शरबत नहीं पीना है। तुम लोग कोई चाल चल रही हो। पिताजी, पी लीजिए ना। अशोक वो शरबत पी लेता है। पीते ही वो लड़खड़ाकर बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी आंखें खुली रहती है।
और आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। ये क्या किया शोभा दीदी आपने? तुम भी जानती हो, एक दिन मैं घने जंगलों से गुजर रही थी तो मुझे एक ऐसी औषधि मिली थी जिसे खाने से आदमी अपनी सुध बुध खो बैठता है। पिताजी अभी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्होंने हमारा सच यहीं खोल दिया तो हम लोग कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे जब हम वहां से आएंगे हमें महाराज के जरिए सब कुछ मिल जाएगा, तब पिताजी को फिर से इस औषधि का तोड़ दे दूंगी। सच में दीदी आप तो कमाल हो, पर अगर सिया ने पिताजी को ऐसे देख लिया तो? उसके तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, फिर हम सफर पर निकल जाएंगे। इस घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर दो, हम सिया को लेकर उधर दूसरे कमरे से ही निकल जाएंगे। तीनों बहनें सिया के पास जाती है और उससे कहती है, सिया उठो जल्दी, हमें सफर पर निकलना है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आखिर एक बार मैं पिताजी से तो मिल लूं, फिर सफर पर जाएंगे। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो, पिताजी तो अपनी बकरियों को ढूंढने चले गए। चलो चलो, हमें लेट हो रहा है जाने में। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। फिर सिया और बाकी तीनों बहनें वहाँ से निकल पड़ती हैं और पूर्व दिशा में अपनी यात्रा शुरू कर देती हैं। कई घंटे का सफर तय करने के बाद वे सब आगे बढ़ती जाती हैं। हम लोग इतनी दूर आ गए हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला कि आखिर हम कहाँ जाएं। तभी इतने में एक बूढ़े साधु बाबा उनके सामने आते हैं। बेटियों, तुम लोग जिस सफर पर निकली हो वो सफर बहुत ही खतरनाक है। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। नहीं साधु महाराज, ये सफर हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये सफर पूरा नहीं कर पाए तो हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। पिताजी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, इसलिए हमें ये खजाना ढूंढना ही होगा ताकि हमारे परिवार की स्थिति ठीक हो सके। हाँ साधु महाराज, इसलिए हम चारों बहनें इस सफर पर निकली हैं। तुम लोग जिस सफर पर निकली हो वो सफर तो खतरनाक है, लेकिन अगर साफ हृदय से यात्रा करोगी तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब जाओ, तुम्हें यहाँ से आगे की तरफ जाना होगा, जहाँ तुम्हें एक गुफा मिलेगी और उस गुफा से ही तुम्हें तीनों सवालों के जवाब देकर तुम उस जगह तक पहुँच जाओगी। ठीक है साधु महाराज, अब हम लोग चलते हैं। फिर चारों बहनें आगे बढ़ती हैं। तुम तीनों बहनों के मन में जो लालच है और एक मन में जो साफ इच्छा है, उसी को मंजिल मिलेगी। बाकी तुम तीनों को अपने लालच का फल अवश्य मिलेगा। चारों बहनें परेशान होकर आगे बढ़ती जाती हैं। थोड़ी ही देर में गुफा के पास पहुंच जाती हैं। क्यों ना मैं सिया को ही आगे कर दूं, क्योंकि अभी ऐसे डरावनी गुफा को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं इस गुफा में क्या होगा, मुझे तो बहुत घबराहट महसूस हो रही है। सिया, तुम हम चारों बहनों में से सबसे शक्तिशाली और नेक दिल हो, इसलिए इस गुफा में पहले तुम्हें ही जाना चाहिए। चलो तुम आगे चलो और हम सब पीछे पीछे चलेंगे। क्यों नहीं दीदी, हम सब एक परिवार की तरह ही तो हैं। मैं आगे जाने के लिए तैयार हूँ, चलो हम सब साथ में चलते हैं। फिर सिया आगे बढ़ जाती है और पीछे से तीनों बहनें मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचती हैं, अचानक एक जगह 4 कटोरी रखी होती है। एक सोने की, एक चांदी की, एक तांबे की और एक मिट्टी की। अरे इस गुफा के अंदर ये 4 कटोरी, वो भी सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी की, ये आखिर यहाँ क्यों है? लगता है हमारे प्रश्नों का जवाब यहीं से मिलेगा, पर कैसे? तुम चारों को इसमें से एक कटोरी चुननी होगी। इस कटोरी की चाबी से तुम अपने अगले द्वार में घुस पाओगी और तुम्हारी ये परीक्षा पूरी होगी।
लगता है यही कटोरी का रहस्य है, यानी कि हम चारों बहनों को इनमें से एक एक कटोरी उठानी होगी, तभी इस गुफा से द्वार खुलेगा अगली परीक्षा के लिए। राजा की परीक्षा है और बुद्धि की भी, तो जरूर राजा के लिए ये सोने वाली कटोरी ही उपयुक्त होगी, क्योंकि राजा की तुलना तो सोने से ही की जा सकती है। शोभा जैसे ही वो सोने की कटोरी उठाती है, वो अचानक गायब हो जाती है। ये क्या, ये कटोरी तो गायब हो गई, यानी कि मैंने गलत कटोरी चुनी। यानी कि राजा की तुलना चांदी से की जा सकती है, क्योंकि राजा प्रजा के लिए भी सोचता है, तो चांदी ही अहम होगा। श्रेया जैसे ही चांदी की कटोरी उठाती है, वो भी गायब हो जाती है। अब मैं क्या करूं? ये तांबा और मिट्टी दोनों में से कोई एक कटोरी होगी, पर मिट्टी की तो कोई कीमत नहीं, यानी ये तांबे की ही कटोरी होगी। दिया जैसे ही वो तांबे की कटोरी उठाती है, वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। ये तो एक साधारण मिट्टी की कटोरी बची है। फिर सिया जैसे ही उस मिट्टी की कटोरी को उठाती है, अचानक तेज रोशनी के साथ उस कटोरी में एक चमचमाती सुनहरे रंग की चाबी प्रकट होती है। मैंने सोचा था महाराज की कीमत सोने से होती है, लेकिन इस मिट्टी की कटोरी में था चाबी का उत्तर। हे जादुई चाबी, हमें गुफा से आगे जाने का द्वार तो दो, ताकि मैं महाराज का खजाना सही सलामत उन तक पहुंचा सकूं। तभी तेज रोशनी फैलती है और अचानक एक सुनहरा दरवाजा गुफा में प्रकट होता है। सिया, हम लोग लालच में आ गए थे, लेकिन तुम तो दिल की बहुत अच्छी हो। तुम हमें भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि हम भी महाराज की मदद करना चाहते हैं। हाँ, हमें भी ले चलो। क्यों नहीं दीदी, चलो हम चलते हैं। अरे, हम चारों बहनें साथ आई हैं, तो आगे भी हम चारों बहनें साथ ही जाएंगी। फिर चारों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अचानक तेज रोशनी फैलती है और वो एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाती हैं, जहां से आगे का रास्ता जा रहा होता है। हम इस अंधेरे कमरे में आ गए, लेकिन वहां देखो, एक रास्ता भी जा रहा है। श्रेया चुपचाप शोभा से कहती है, शोभा दीदी, क्यों ना हम सिया को यहीं कैद कर दे? हमने पहला रास्ता तो पार कर ही लिया है। अब जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो दूसरा भी हो जाएगा। इसे यहीं कैद कर देते हैं, फिर विजय हमारी होगी और सारा अधिकार हमें मिलेगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। तीनों बहनें उस अंधेरे कमरे से बाहर निकल जाती है और जैसे ही सिया बाहर निकलने लगती है, शोभा कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। ये क्या दीदी, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर निकलना है। माफ कर दे सिया, हम लोग आगे का सफर खुद ही करना चाहते हैं। तीनों बहनें आगे बढ़ जाती हैं। सिया उस अंधेरे कमरे में अकेले रोने लगती है। मैंने अपनी बहनों को इतना अच्छा समझा और मेरी बहनों ने ही मुझे यहाँ बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँ? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? इस अंधेरे कमरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक वहाँ एक छोटी सी सुनहरी रोशनी फैलती है और उसमें एक चमकीला तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। मैं जानता था कि तुम तीनों इसी कमरे में मिलने वाली हो। तुम तो एक तोता हो। तुम तोता होकर बातें कर रहे हो। अभी तो इस कमरे में कोई नहीं था, फिर तुम यहाँ कहाँ से आए? मैं एक नेक तोता हूँ। मैं सिर्फ अच्छे लोगों के सामने ही आता हूँ। तुम्हारी बहनें खुदगर्ज हैं। वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, इसीलिए मैं उनके सामने नहीं आया। लेकिन अब तुम्हें आगे का रास्ता मैं बताऊंगा। तुम मेरे साथ चलो। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर सिया तोते के नजदीक जाती है और तोता उसके हाथ पर बैठ जाता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और वो दोनों उस अंधेरे कमरे से बाहर जंगल में आ जाते हैं, जहाँ तीनों बहनें उसे देखते ही घबरा जाती हैं। ये क्या, तुम बाहर कैसे आई? और ये तोता तुम्हारे पास कहाँ से आया? दीदी, आप लोग लालची हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आगे का रास्ता ये तोता ही बताएगा।
हम लोगों को माफ कर दे सिया, हमें भी अपने साथ ले चलो। नहीं, इनका भरोसा मत करना। अभी अभी इन तीनों ने तुम्हारे साथ छल किया है। अब तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं भी अपने बारे में सोचने लगूं, तो इनमें और मुझ में फर्क ही क्या रहेगा। ये लोग कुछ भी मेरे साथ करें, पर हैं तो मेरी बहनें ही ना। मैं इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। सिया, मेरी बात मान लो। इन्हें अपने साथ मत ले जाओ, वरना बाद में तुम्हें इनके लिए पछताना पड़ेगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी बहनों को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और सिया के हाथ में तोते का एक सुनहरा पंख आ जाता है। ये पंख ले जाओ। तुम यहाँ से थोड़ी दूर जाओगी तो तुम्हें एक मायावी जंगल मिलेगा। उस मायावी जंगल से तुम इसी पंख की मदद से बाहर निकल पाओगी। तभी तेज रोशनी फैलती है और तोता वहाँ से गायब हो जाता है। फिर सिया अपनी तीनों बहनों को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और घने जंगलों की तरफ जाने लगती है। वो काफी दूर तक उस घने जंगल में चलती रहती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। हाँ दीदी, अगर हम जीवित ही नहीं बचे तो ये रहस्य सुलझाकर क्या करेंगे। हिम्मत रखो, डरने से कुछ नहीं होता है दीदी, हमें आगे बढ़ना होगा। फिर वो थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं कि तभी उनके सामने एक सोने का बक्सा दिखाई पड़ता है। अरे, ये तो सोने का बक्सा है। चलो इसे उठाकर देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। कहीं कोई खजाना तो नहीं है इस बक्से में। शोभा जैसे ही सोने का बक्सा उठाती है, अचानक उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगता है और उसके अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुमने लालच की वजह से इसे छुआ है, अब ये लालच तुम सबको निगल जाएगा। नहीं, हमें यहाँ से जाने दो, हमें जरूरी कार्य के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें इस संदूक से निकल रहे काले धुएं को खत्म करना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। सिया मन ही मन सोचकर तोते का वो सुनहरा पंख आगे कर देती है। ये तोते का सुनहरा पंख इस धुएं को खत्म कर देगा। जैसे ही सिया तोते के पंख को संदूक के करीब ले जाती है, तभी तेज रोशनी के साथ वो रहस्यमय धुआं गायब हो जाता है और वहाँ एक बूढ़ा जादूगर प्रकट होता है। उस जादूगर के सामने ढेर सारा खजाना होता है और वो जादूगर इन चारों बहनों को देखते ही गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तुम चारों यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हम ये महाराज का सारा खजाना वापस लेने आए हैं, क्योंकि तुमने गलत तरीके से महाराज का ये खजाना चुराया। मैंने कोई गलत तरीके से खजाना नहीं चुराया, बल्कि ये खजाना उसका भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। ये खजाना किसी और का है। उसने मुझे धोखा देकर मेरा सारा हक मार लिया था। ये आप क्या कह रहे हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे अपना सच बताइए। मैं महाराज से आपके लिए न्याय मांगूंगी और आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। आप भी मेरे पिता जैसे हैं। ये बात सुनते ही बूढ़े जादूगर की आंखों में आंसू छलक आए। आज कोई पहली बार मुझे ऐसी लड़की मिली है जो मुझे किसी अपने से तुलना कर रही है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ बेटी। मैं हमेशा से जादूगर नहीं था, बल्कि मैं और इस राज्य का राजा, हम दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों साथ में उठते बैठते थे और हमेशा साथ में वक्त बिताते थे। सुबह का वक्त था। दिनायक और मुकेश घने जंगलों से गुजर रहे होते हैं। यार मुकेश, हम कब तक चरवाहे का जीवन जीते रहेंगे? अरे चलो ना, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमारी जिंदगी बदल जाए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे हमारे पास बकरी चराने के सिवा और क्या काम है, और हमें इसके अलावा कुछ आता भी नहीं। तभी इतने में उन्हें वहाँ से राजा गुजरते दिखते हैं। अरे वो देखो, राजा!
क्यों ना हम महाराज की राजगद्दी ही हथिया लें। अरे तुम ठीक तो हो ना? ये तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? हम राजा की गद्दी कैसे ले सकते हैं? अगर हम ऐसा कोई भी काम करेंगे तो राजा हमें कड़ी सजा देगा। तुम्हें नहीं पता, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे हम इस राज्य के राजा बन सकते हैं और उसे बेबस भी बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर मुकेश और दिनायक वहाँ से निकल पड़ते हैं। घने जंगलों से होते हुए वो दोनों एक गुफा में पहुँचते हैं। ये क्या? तुम मुझे गुफा में क्यों लाए हो? इस गुफा में एक मटका है। उस मटके में रहस्यमयी जल है। जैसे ही हम उस जल को राजा को पिलाएंगे, राजा अपने आप राजपाट छोड़कर खुद ही हमें सौंप देगा और उसके बाद हम इस राज्य के राजा बन जाएंगे। फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? एक बार मैंने एक बूढ़ी औरत को यहाँ साधना करते हुए देख लिया था और उसे ये कहते हुए सुना था, इसीलिए मुझे पता है। अब जल्दी करो, कहीं वो आ ना जाए। इससे पहले हमें उस मटके से रहस्यमयी जल लेकर जाना होगा। फिर दोनों जल्दी से उस मटके के पास जाते हैं और मटके से पानी लेने लगते हैं। तभी मटके से रहस्यमयी आवाज आती है। रुको, तुम इतनी आसानी से ये जल नहीं ले सकते हो। तुम्हें इसकी कीमत देनी पड़ेगी। ठीक है, हम कुछ भी कीमत देने को तैयार हैं। बस हम इस राज्य के राजा बनना चाहते हैं। तुम में से किसी एक को ये काली अंगूठी पहननी होगी। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और एक काली अंगूठी प्रकट हो जाती है। ये काली अंगूठी पहनो और जब तक ये काली अंगूठी रहेगी, तुम्हें ध्यान रहेगा कि तुम्हें एक कीमत देनी पड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं? मुकेश, जल्दी से अंगूठी लेकर पहन लो। तभी मुकेश वो काली अंगूठी पहन लेता है और वो दोनों उस मटके से रहस्यमयी जल लेकर वहाँ से निकलकर राजमहल पहुँच जाते हैं। ये क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूँ और आपके लिए एक बेशकीमती शीतल जल लेकर आया हूँ। ये शीतल जल पीने से आदमी कभी बीमार नहीं होता, तो मैंने सोचा ये आपके लिए ले चलूं। आप हमारे राज्य के लिए कितना कुछ सोचते हैं। अरे, कोई तो है जो हमारे बारे में इतना सोच रहा है। ठीक है, हम ये जल अवश्य पिएंगे। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए, इसमें कुछ भी हो सकता है। महाराज, हम इतनी मेहनत से इसे आपके लिए लेकर आए हैं और ये सैनिक हमारे ऊपर कलंक लगा रहा है। चुप हो जाओ, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे, ये हमारी प्रजा है, हमारे लिए हमेशा भला सोचेगी। ठीक है, लाओ जल मुझे दे दो। फिर राजा अशोक जैसे ही वो जल पीते हैं, अचानक उनके कपड़े तेज रोशनी के साथ एक मामूली से कपड़े में बदल जाते हैं और वहीं दिनायक के कपड़े एक शाही राजा के रूप में बदल जाते हैं। ये क्या? मेरा शरीर एक साधारण कपड़े में और तुम्हारा राजा वाले कपड़े में, ये कैसे हो सकता है? तभी सैनिक दिनायक के पास जाता है। महाराज विनायक, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? इस राज्य के आप राजा हैं। ज्यादा देर तक यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम उसे राजा क्यों कह रहे हो? लेकिन सैनिक उनकी एक नहीं सुनता और दिनायक के पास ही खड़ा रहता है। तुमने क्या किया है मेरे सैनिकों के साथ? और मुझे एक आम इंसान क्यों बना दिया गया? क्योंकि आपने जो पिया वो कोई साधारण जल नहीं था महाराज। अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना सैनिकों से कहकर हम लोग आपको सजा दिलवा सकते हैं। हाँ महाराज, क्योंकि अब इस राज्य का नया राजा मैं हूँ और मेरा ही यहाँ हुक्म चलेगा। जैसा मैं कहूँगा वैसा होगा।
तभी राजा अशोक बिना कुछ कहे आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है। अब तो मैं इस राज्य का राजा हो गया हूँ। चलो अब जल्दी से इस राज्य का मुझे भी आधा राजा घोषित कर दो, ताकि आधा राजा मैं और आधा राजा तुम रहोगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मुकेश? इस राज्य का मैं अकेला राजा हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों ने बराबर का सौदा किया था, फिर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। सोचा हुआ तो तरीका मेरा था, इसीलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। अब जाओ यहां से। दिनायक हंसता हुआ वहां से चला जाता है। उसने मुझे राज्य से बेदखल कर दिया और उस बुढ़िया ने मुझे अपना गुलाम बना लिया, जिससे उस मटके के जल के रहस्य के बारे में विनायक ने सुना था। मुझे दिन रात उस बुढ़िया की सेवा करनी पड़ती थी, इसीलिए मैं वहीं रहकर ये सारा जादू टोना सीखता रहा और उससे बदला लेने का ये तरीका निकाला। आपके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन मेरे पिता अशोक इस राज्य के राजा होते हुए भी उन्होंने कभी हम 4 बहनों को ये सच क्यों नहीं बताया? हाँ, आखिर हम राज्य की राजकुमारी हैं और इतने दिनों तक एक आम जीवन जी रहे थे। ये ठीक नहीं है। हम लोग उस दिनायक से बदला जरूर लेंगे। अब आप ये धन लौटा दीजिए। ये धन राज्य का है, जिसे राज्य के लोगों की भलाई के लिए रखा गया है। आपको सही रास्ते पर चलना चाहिए। जिसने गलत किया है उसे सजा दिलवाइए और जो निर्दोष है उसे न्याय दिलवाइए, यानी कि मेरे पिताजी को। मैंने सोचा था ये धन ले जाऊंगा तो सुकून से रहूंगा, लेकिन जब से ये धन लाया हूँ मेरा सुकून चैन छिन चुका है। हमें राजा को उस औषधि का तोड़ पिलाना होगा, यानी मटके का रहस्यमय जल तुम्हारे पिताजी को पिलाना होगा, ताकि उन्हें फिर से उनका राज्य मिल सके और उस चरवाहे विनायक को उसके किए की सजा। ठीक है, चलिए। फिर चारों बहनें उस बूढ़े मुकेश के साथ चल देती हैं। जल्दी चलो, हम तो सच में इस राज्य की राजकुमारी हैं। हम लोगों के तो सच में भाग्य खुल गए। सभी उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां वो मटका होता है। बूढ़ा जादूगर मटके से वो रहस्यमय जल ले लेता है। चलो, हमें जल्दी से तुम्हारे पिता के पास पहुंचना है, क्योंकि ये जल लेते ही विनायक को आभास हो गया होगा कि उसकी सत्ता जाने वाली है। हाँ, जल्दी चलिए। कुछ घंटों के सफर के बाद वो अशोक के पास पहुंचते हैं, जो बिस्तर पर अचेत पड़ा होता है। ये क्या, पिताजी की ये हालत कैसे हुई? वो तो अभी पता चल जाएगा। मुकेश जैसे ही वो जल अशोक को पिलाता है, अशोक धीरे धीरे आंखें खोलने लगता है। हे भगवान, पता नहीं पिताजी होश में आकर हमारे साथ क्या करेंगे। हमने जाने अनजाने में पिताजी के साथ बहुत गलत कर दिया। दीदी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम तीनों ने जो किया, कहीं पिताजी हमारे खिलाफ ना हो जाए। अशोक की आंखें खुलती हैं। तभी तेज रोशनी के साथ उनके कपड़े फिर से शाही राजा वाले रूप में बदल जाते हैं। ये क्या, मेरा शरीर फिर से राजा जैसा हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये सब कैसे हुआ? तभी राजा अशोक की नजर मुकेश पर पड़ती है। वो मुकेश को देखकर हैरान होकर कहने लगते हैं, ये क्या, तुम तो वही हो जिसने उस वक्त आकर मेरा राजपाट छीना था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी वजह से ही आज फिर से आपका खोया हुआ राज्य मिला है। मैंने तुम्हें माफ किया मुकेश, लेकिन उस पापी को तो अब उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और तुम तीनों बेटियां, तुम तीनों ने जो किया
उसकी कीमत तो तुम तीनों को भी चुकानी पड़ेगी। और बेटी सिया, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। पर आपने इतना बड़ा सच अपने सीने में दबाए रखा और कभी हम सबसे कुछ नहीं कहा। ये सब बातें बाद में होंगी, चलो वक्त बहुत कम है। वो सब राजमहल पहुंच जाते हैं। राजा अशोक को असली रूप में देखकर दिनायक बुरी तरह घबरा जाता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये राजा कैसे बन सकता है? ये सब तुम्हारे कर्मों की सजा है विनायक। अब सिर्फ तुम एक साधारण इंसान हो। सैनिकों, इसे ले जाओ और इसे इसके किए की सजा दो। इसने बहुत बुरा किया है। नहीं, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सैनिक उसे लेकर चले जाते हैं। महाराज, आपको आपका राज्य मिल चुका है। अब मुझे जाना चाहिए। देर से ही सही, पर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। आज तुम्हारी वजह से हमें फिर से हमारा खोया हुआ राज्य मिल चुका है। तुम चाहो तो इस राज्य में रह सकते हो। तुम्हें हर सुख सुविधा दी जाएगी। नहीं, नहीं महाराज, मैंने जो अपराध किया है उसकी सजा तो मुझे प्रायश्चित करके ही मिलेगी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मुकेश चला जाता है। पिताजी, हम तीनों बहनों को भी माफ कर दीजिए। हम सबने जो कुछ भी किया वो सब लालच में किया। तुम तीनों अपनी छोटी बहन से इतनी नफरत करती थी और अपने फायदे के लिए उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। तुम तीनों राज में रहते हुए भी राजकुमारी वाला जीवन नहीं जी सकोगी। एक साधारण सेविका वाला जीवन जियोगी। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए, माफ कर दीजिए। तुम तीनों को माफी कभी नहीं मिलेगी। और तुम सिया बेटी, तुम दिल की बहुत नेक हो, इसीलिए मैं आज से तुम्हें इस राज्य की महारानी घोषित करता हूँ। अब इस राज्य की बागडोर तुम संभालोगी। ठीक है पिताजी, जैसा आप ठीक समझे, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। फिर तीनों बहनें उदास होकर चली जाती हैं और उस दिन से सिया उस राज्य की महारानी बनकर खुशी खुशी राज करने लगती हैं।